कि बचपन में जब मैं इंडिपेंडेंट कब होगा, और जब बाहर आया ना इंडिपेंडेंसी तो मिली लेकिन वो बचपन छिन गया। अब लगता है ना कि वो बचपन ही इस इंडिपेंडेंसी से ज्यादा अच्छा था। गम ऐसी चीज है ना कि जो कभी खत्म ही नहीं होगा। कैसे उस गम में रहकर आप खुशी का अनुभव कर सकते हैं। हमारी जो इच्छाएं है ना उसको हम लोग प्रेम कहते हैं। अनकंडीशनल लव सिर्फ एक जगह देखने को मिलेगा आज के समय, माँ। जब आदमी बात करता है खुद मतलब आदमी के लिए उसके परिवार वाले, उसके फ्रेंड्स, उससे प्यार करने वाले। तो दोस्तों हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं अनुज सिंह जी, जो पोएट्री करने के लिए जाने जाते हैं। तो अनुज जी, वेलकम टू पीओवी। कैसे लग रहा है आपको? फर्स्ट पॉडकास्ट है आपका। थोड़ा नर्वस भी हूँ, बट एज अ पोएट नर्वसनेस को हटाना पड़ता है। नर्वसनेस सिर्फ एक मन का भ्रम होता है, जो कि आज शायद मेरा निकल जाए आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू। इसको एज अ कॉन्वर्सेशन ही रखिए, इसको ऐसा कुछ बड़ी चीज़ें ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे तो बातचीत करने के लिए आए हैं। बस आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करिए और पोएट्री के बारे में हमें कुछ नॉलेज दीजिए और हमारी ऑडियंस को कुछ नॉलेज दीजिए, जिससे आप उनसे थोड़ा सा रिलेट कर पाओ या ज़्यादा कर यूथ को आप इंस्पायर कर पाओ, ऐसे कुछ गाइड कर पाओ उनको। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका जन्म कहाँ से हुआ। तो यही चीज़ पोइट्री के साथ है, कविता के साथ है। अगर कविता को जानना है ना तो उसके जन्म को जानना पड़ेगा। अब कविता का जो जन्म है ना उसका उत्पत्ति अनुभवों से हुई। अब सवाल यह है कि अनुभव क्या है। अनुभव वह चीज़ है जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। हालांकि जैसे कि जो भी हम देखते हैं ना वो सिर्फ हमारी आंखों तक सीमित नहीं होता, वह दृश्य हमारे भीतर उतरता है। अब वह जो दृश्य हमारे भीतर उतरा है ना उससे उत्पत्ति होगी प्रेरणा की। आप समझिए, अनुभव से उत्पत्ति हुई प्रेरणा की। अब जो ये प्रेरणा है ना, अब ये प्रेरणा अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। कुछ जैसे कि हम अपने जीवन में देखते हैं ना, कुछ चीज हमारे साथ घटित हुई तो हम उस चीज से हम बदलाव लाते हैं अपने अंदर। हम पहले जैसे थे हम वैसे नहीं रह पाते। या फिर कोई चीज अच्छी हुई हमारे साथ कि हम जीवन में चेंजेस लाने का ट्राई करते हैं अपने, तो वो चेंजेस होते हैं। और दूसरी चीज प्रेरणा का मतलब, प्रेरणा से जो भी चेंजेस हुए ना वो ऐसे नहीं होंगे कि सामने वाले को दिखाई देंगे। मेरे अंदर जो चेंजेस हुए हैं आपको दिखाई देंगे, वो ऐसा नहीं होता। वो चेंजेस मैं ही भाप सकता हूँ। जो मेरे कैरेक्टर में जो चेंजेस आए ना वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और अब जो परिवर्तन हुआ है ना उसी परिवर्तन को हम कविता का नाम देंगे। हर इंसान के अंदर एक कविता छुपी हुई है, बस कोई शब्दों में कागज पे उतार देता है तो कोई अपने अंदर ही रखा रहता है। इतना डीप कविताओं का डिस्क्रिप्शन अभी तक मुझे किसी ने नहीं दिया है। इसको डिकोड करने में ही मुझे कितने साल लग जाएंगे पता नहीं। लेकिन जो आपने ये शब्द यूज़ किए हैं, तो आपकी वोकैबलरी हिंदी, उर्दू, इस चीज़ों के बारे में कुछ बताइए हमें। वोकैबलरी, हिंदी, उर्दू, ये सब भाषा ना केवल हमारे भावों को जिस तरीके से हम प्रकट करते हैं ना वो सिर्फ एक जरिया है। आप भावों को लाना चालू करिए, उन भावों को व्यक्त करना चालू करिए, कलम उठाइए, लिखना चालू करिए। जब वो आप व्यक्त करने का प्रयास करेंगे ना ये शब्द आपके अंदर आने लगेंगे। इन शब्द को सीखने की कहीं ज़रूरत नहीं है, ये शब्द आपके एहसास के साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। तो अगर आप बता सके कुछ कि आपकी जो कविताओं की जो जर्नी है वो स्टार्ट कैसे हुई, कहाँ से? मेरी कविताओं की जर्नी एज इन मेरे वही अब जो भी मैं महसूस करता हूँ और जो भी चीज़ें मैंने देखी हैं अपनी लाइफ में, जो भी मैंने खुद महसूस किया है, जब भी कभी लगता था ना कि लाइफ में कुछ गलत चल रहा है तब मैं बैठ के लिखने लगता था। और जब भी लगता था कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है तब मैं लिखने लगता था। ये पूरा खेल अनुभवों का है। जो मैं देखता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, बस उसको शब्दों में उतारने की कोशिश करता हूँ, ताकि जब आगे चलकर मैं दोबारा उन शब्दों को देखूँ ना तो वो एहसास मेरे अंदर आ सके और उन एहसासों से जो उस समय मैंने फील किया था
और अब मैं क्या फील कर रहा हूँ उसमें कितना अंतर आया है मैं ये भी भाप सकता हूँ। इससे इंसान की, मैं बोलना चाहूँगा, तरक्की को नापा जा सकता है। आप तब क्या थे, आप अब क्या हैं, और आप कल क्या होंगे। जो सारी कविताएं हैं आपकी, उन सारी कविताओं के पीछे, सभी कविताओं के पीछे मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस आपका छुपा हुआ है, वो सारी चीज़ें अपनी जी है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आप कविताएं करते हो, जब फर्स्ट टाइम आपने कोई कविता की थी उसके बारे में कुछ बताइए। कब कब की थी आपने? मेरी पहली कविता मैं जब बोलूँगा ना, जब मैंने 12वीं में आया था, तो एक बार स्कूल में ना ऐसे एक पोएट्री का कंपटीशन चल रहा था। तो मजाक मजाक में मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, बोलता है चल भाई इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उस समय मैंने कहा भाई मुझे नहीं आता ये सब पोएट्री वगैरह। तो उसने कहा नहीं भाई ट्राई करते हैं। तो 1 घंटे के समय में बैठ के हम दोनों ने एक कविता बनाई थी। वो कविता हालांकि इतनी सुंदर और अच्छी नहीं बनी थी, बट उस समय के हिसाब से जो कर सकते थे वो किया था। तो उस समय मुझे एक चीज समझ में आई कि जब भी कभी ना हम किसी को अपनी बात समझा नहीं सकते, या कि हमें पता है सामने वाला हमारी बात समझ नहीं सकता, दोनों चीजें हो सकती हैं। या तो हम समझा नहीं सकते, हम समझाने में असमर्थ हैं, या तो सामने वाला समझने में असमर्थ है। तो क्या किया जाए। अब वो चीज अगर हम अपने अंदर रखेंगे ना, वो एक तरीके से बीमारी बन जाएगी, जिसके थ्रू आप आने वाली लाइफ में ना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, चीजें बोल नहीं पाएंगे किसी को। हर बार जब भी आप सोचेंगे ना किसी को कुछ बोलना है, तो आपके अंदर वही चीजें आएंगी रिमेंबर करने की। तो उस चीज के लिए हमें ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि मतलब जब भी सामने वाले को हम बोल नहीं पाए, तो उससे अच्छा उसको कागज पे उतार दिया जाए। तो फर्स्ट टाइम आपने कुछ लिखा होगा, उसमें से कुछ पंक्तियां अगर आप हमारे दर्शकों को सुना दे तो। मैंने अभी एक लिखा था, जब बहुत पहले चालू किया था। तो एक दिन ऐसे ही मैं बैठ के सोच रहा था कि बचपन के दिन कितने प्यारे होते थे। हालांकि मेरा वर्तमान भी खराब नहीं है, लेकिन बचपन के दिन मेरे कितने प्यारे हुआ करते थे। वो मम्मी पापा के साथ रहना, वो दोस्तों के साथ खेलने जाना, वो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े, वो दोस्तों के साथ 2-2 नंबर के लिए compete करना, वो सारी चीज़ें थी। तो उस दिन मैं बैठ के लिखता हूँ, अभी अभी उस प्रेजेंट में बैठ के लिखता था कि एक दिन जिंदगी से मैं कुछ पल चुराऊंगा। मतलब अपने प्रेजेंट टाइम से मैंने एक टाइम निकाला, और उन पल को इस पल में लेकर आऊंगा। उन पल को मतलब जब मैं छोटा था, मेरे बचपन वाले पलों को इन पल में लेके आता हूं, और इस पल को रोककर मैं उन पलों में जाऊंगा। मतलब मेरे वर्तमान को रोककर मैं अपने बचपन वाले पलों में जाना चाहता हूं। फिर आकर उन पलों से वापस आकर, जो कि पल मैंने रोक रखे थे, फिर आकर इन पल को उस पल की बातें सुनाऊंगा। क्या बात है, मुझे तो अभी से मजा आने लगा है। और आगे जाकर इन पलों को आपस में मिलाकर ना एक नया पल बनाऊंगा। अपने वर्तमान को और अपने बचपन को, दोनों पलों को मिलाकर ना एक नया पल बनाऊंगा, जिस पल में मेरे बचपन की यादें होंगी और मेरे वर्तमान के भाई होंगे, और उन दोनों को मिलाकर ना एक बैलेंस लेके आऊंगा लाइफ में कि कुछ भी हो ना, आदमी को आगे बढ़ते रहना है। क्यों लिखी आपने ये कविता? ऐसा कुछ वाकया हुआ आपके साथ, या आप वापस बचपन में जाना चाहते हो? बचपन में सब जाना चाहते हैं। जैसे कि मैं जब पुणे में नया नया आया ना, तो एक बचपन की बात याद आई कि बचपन में जब मैं छोटी कक्षाओं में था, 8, 9, 10, तो हमेशा ये चीज़ सोचता रहता था ना कि कब जल्दी बड़ा होऊंगा, कब जल्दी बड़ा होऊंगा, कब जो ये सारे रिस्ट्रेंट्स हैं ना मेरी लाइफ के, जो माता पिता लगाते हैं कि बाहर नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, इंडिपेंडेंट कब होगा। और जब बाहर आया ना, इंडिपेंडेंसी तो मिली, लेकिन वो बचपन छिन गया। अब लगता है ना कि वो बचपन ही इस इंडिपेंडेंसी से ज़्यादा अच्छा था। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, बहुत सारी, कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। हालांकि आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं डरता है, आदमी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं डरता, बट जो लोगों के भाव बदल जाते हैं ना, आप एक बार इस उम्र में आते हैं, जो भाव बदल जाते हैं ना, जो बचपन में लोगों के भाव हुआ करते थे आपके प्रति, कितना प्यारा है, हर जगह आपका स्टैंड लेते थे, हर जगह मतलब आपको कभी भी ज़रूरत होना किसी की तो आपके लिए आते थे। लेकिन अब वो लोग आते नहीं है, क्योंकि उनको भी लगता है कि आप समर्थ हैं उन चीज़ों के। बट हम कैसे बता सकते हैं कि कभी कभी हम भी असमर्थ होते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बताइए इसके बारे में और कुछ बताइए। इसके बारे में मैं आपको एक दृश्य बताना चाहता हूँ।
जैसे कि कभी जो छोटे शहर के लोग होते हैं ना, वो बड़े शहर में आते हैं। अब इसको मैं कुछ कविता के जरिए थोड़ा समझाना चाहूंगा कि कागज की कश्ती थी। कागज की कश्ती मतलब वो जो छोटा आदमी था, इस बड़े से दुनिया में आया था, और समंदर का बहाव था। ये बड़ा शहर एक समंदर है। कागज की कश्ती थी और समंदर का बहाव था, दोनों में असमानता का बहुत गहरा प्रभाव था। मतलब वो बेचारा आदमी जब इस नए शहर में आया, उसको कुछ पता ही नहीं था कि ये शहर चलता कैसे है, यहाँ लोग रहते कैसे हैं। उसके अंदर बस अपनी छोटी सी एक दुनिया थी। जिस दुनिया में वो था, उसका परिवार था और छोटी छोटी खुशियां थी। अब उसको पता था कि वो छोटी छोटी खुशियां थी, लेकिन यहाँ अलग ही खुशियां होती हैं। आदमी खुशियों को अलग नजरिए से देखता है। बात नजरिए की थी। अब कश्ती को इस दृश्य से अंत का पूरा ज्ञात था। अब जब उसने ये सारी चीजें देखी, उसको एक चीज पता थी कि यहाँ पे मेरा सर्वाइवल होना बहुत मुश्किल है। यहाँ मैं सर्वाइव शायद कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन एक चीज तो निश्चित थी कि उसका सर्वाइवल बहुत कठिन था उस पे। तो या तो वो समंदर की लहर में अपना अस्तित्व त्याग कर समा जाती, नहीं तो छोटी होकर किसी किनारे पे ठहर जाती। मतलब या तो वो उस तेज चलते हुए शहर का एक हिस्सा बन जाए, उन्हीं की तरह हो जाए, उन्हीं की तरह सोचने लगे, गाने लगे, अपना अस्तित्व त्याग दे जो कि वह लेकर आया था। या तो वो यह कर सकता है। दूसरा उसके पास क्या था, या तो वह छोटी होकर किसी किनारे पे ठहर जाती, मतलब गिव अप कर दे, नहीं होगा, मैं अपना अस्तित्व नहीं त्यागूंगा, इस समाज में आकर, इस दूसरे शहर में आकर मैं अपना अस्तित्व नहीं त्यागूंगा, मैं जिस समाज से हूं मैं उस समाज का होके रहूंगा। अब जब वह उस समंदर की पहली लहर से रूबरू आई, तब उस लहर ने उससे पूछा, जैसे कि जब वो आदमी इस शहर में आया और उसने सब कुछ सोचा कि हाँ मुझे ट्राई ही करना है, कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूंगा। जब वो गया ना, तो उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस्ड की। तो अब वो प्रॉब्लम्स ही उससे ये पूछती हैं कि जब आपको अपना अंत ज्ञात था, तुम्हें तो ठहरी क्यों थी? जब तुम्हें अपना अंत ज्ञात था तो तुम ठहरी क्यों नहीं? तुम ठहर सकती थी, अपना अस्तित्व बचा के वापस जा सकते थे, लेकिन तुम गए क्यों नहीं? तो वह आदमी यानी कि कश्ती ने उससे बोला कि रुक कर स्वयं को भविष्य के भय से क्यों सताती? मतलब अगर मैं रुक जाता तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ आके मेरा भविष्य कैसा होगा। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो मैं उस अच्छे बुरे के बारे में अभी से क्यों सोचने लगूं? मैं तो पहले जाऊंगा, अपना 100% दूंगा, उसके बाद देखूंगा ना। लेकिन और फिर वह यह भी कहता है कि मेरा अंत तुम्हारे हाथ में था, पर यह सफर तो मैंने खुद तय किया ना। यहां तक आया, मैंने इतने ट्राई किए, इतनी सारी मेहनत करी, खुद की दम पे इतना किया है, तो ये तो मेरा होगा ना, ये तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। तो मेरा अंत करके तुम मेरी देह को तो मिटा दोगे, मेरा अंत करके बड़ा शहर मेरे अस्तित्व को तो मिटा देगा, पर उस सफर के वो लम्हे जो मेरी आत्मा में, उनके अंदर बस के सदा के लिए अमर हैं, उनका क्या करोगे? जो लम्हे मैंने जिए हैं, जो सफर मेरा था एक छोटे से गांव से लेके एक बड़े से शहर में आना, उस शहर में एक तरीके से इतने सारे लोगों के बीच में अपना सर्वाइवल करना, ये तो मेरा सफर था ना। ये सफर तो मैंने जिया है, ये मेरा अस्तित्व हुआ। कब लिखी आपने ये कविता? ये कविता मैंने जब लिखी ना, जब मैं पुणे शहर में नया नया आया था, तो एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था क्लास में, तो एक लड़का आता है। वो लड़का बहुत ही गांव के बैकग्राउंड से था। मैं देखता उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, बट वो बंदा करता क्या है ना, उस बंदे को मैं सुबह 11 बजे लाइब्रेरी में देखता हूँ और शाम को 6 बजे निकलते हुए देखता हूँ। तो कह सकते हैं कि मतलब हालांकि उसको मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, उसको पता है कि ये सब उसको नहीं समझेगा, लेकिन उसके प्रयास में कमी नहीं थी। दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय भी अनुभव का ही एक पार्ट है। जो प्रेरणा हम लेते हैं ना, अब इस दृश्य से हमने क्या प्रेरणा ली? इस दृश्य से हमने यह प्रेरणा ली कि अगर आदमी की लाइफ में दृढ़ निश्चय है ना, तो वह कुछ भी पार कर लेगा। और अब यही भाव जो आपके अंदर आए, मेरे अंदर आए, इन्हीं को अगर आप कागज पे उतारना चाहें ना, तो वो एक कविता बन जाएगी। कविता आपके अंदर है, कविता मेरे अंदर है।
जिस हिसाब से आप इस दुनिया को देखते हो, सबने इस दुनिया को ऐसे ही देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सारे लोगों के जो गम है, ये गम को एक दिशा मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी कागज पे उतारने के लिए। आपने बहुत सही कहा, गम को एक दिशा मिल जाएगी। गम ऐसी चीज है ना कि जो कभी खत्म ही नहीं होगा। बस आपको जरिए ढूंढने पड़ेंगे कि आप उस गम के साथ रह कैसे सकते हैं, कैसे उस गम में रहकर आप खुशी का अनुभव कर सकते हैं। बहुत डीप बातें चल रही है, तो थोड़ा और डीप चलते हैं। एक इंसान की रोजमर्रा की परिस्थितियों के बारे में कुछ बताइए। कहाँ से, मतलब कैसे आप प्रेरणा कलेक्ट करते हैं? ये आपने बहुत अच्छा विषय चुना है, परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ आदमी की हमारे हिसाब से, सबके हिसाब से दो ही प्रकार की होती हैं, अच्छी और बुरी। अच्छी हटा देते हैं क्योंकि अच्छी परिस्थिति में आदमी को खुद होश नहीं रहता है, ना वो सोचता है ना कुछ करता है। आदमी को होश आता है बुरी परिस्थितियों में। अच्छी परिस्थितियों को क्या है कि वो आराम से कर सकता है चीज़ें, बट बुरी परिस्थितियां जब आती है ना तो वह भय से ग्रस्त हो जाता है। और उस बुरी परिस्थितियों का एक दृश्य मैं आपको सामने बताऊंगा अभी। तो बात कुछ यूं है कि एक रात है काली सी, एक रात है काली सी। काली सी मतलब आदमी अपने डाउनफॉल में है बहुत ज्यादा। इसमें अंधेरों के भी रूप हैं अनेक, मतलब उसके डाउनफॉल के बहुत सारे रीजंस हैं। उसकी खुद की कुछ गलतियां रही होंगी, कुछ उसके साथ ऐसी चीजें हुई होंगी जिसकी वजह से उसकी परिस्थिति ऐसी है। अब वह खोजता है उस उजाले को, वो भी मृग तृष्णा सा मोह दिखाता है। मतलब वो जो उजाला है ना, वो मृग तृष्णा सा मोह दिखाता है। मृग तृष्णा मतलब आपको पता होगा, जब रेगिस्तानियों के लिए ये बोला जाता है कि जब भी वह ट्रैप होते ना सब वहाँ पे रेगिस्तान वगैरह में, तो वे ढूंढते हैं ढूंढते उनको पानी दिखाई देता है, पर लेकिन वहाँ पानी नहीं होता। इसी प्रकार से यह आदमी उसको ढूंढ रहा है उजाले को, मतलब उसके अच्छे समय को, लेकिन वो अच्छा समय उसका ओझल हो जाता है जैसे ही वो उसके पास जाता है। कुछ तो उसके साथ ऐसा हो जाता है ना कि जो वो करंट सिचुएशन में है ना, वो उसी में रह जाता है। उसके मुंह में फंसते ही, मतलब उस उजाले के मुंह में फंसते ही एक घना अंधेरा फिर छा जाता है। अब दिक्कत ये है ना, आदमी ट्राई तो करता है, बहुत ट्राई करता है, लेकिन चीजें उसके हिसाब से नहीं होती। एक ट्राई किया, दूसरा ट्राई किया, तीसरा ट्राई किया, बट तब भी चीजें उसके हिसाब से नहीं हो रही। तो उजाले की इस आंख मिचोली में अंधेरा मानो स्थिर सा हो गया हो। मतलब उसकी लाइफ में एक स्टैग्नेशन आ गया है। वो जिस फेज में है ना, दुख वाले फेज में, डाउनफॉल वाले फेज में, वो स्टैग्नेटेड हो गया। मतलब उस फेज से वो ट्राई तो करता है निकलने का, पर जितना वो ट्राई करता है ना उतना अंदर चला जाता है उस चीज के। अब इस क्षण क्या देखे उस उजाले के छल से थक गया हूं मैं। मतलब अब जो ये क्षण है ना, अब वो आदमी थक गया है। आदमी कितना ही ट्राई करे, एक बार दो बार तीन बार, तो बार बार ट्राई करते करते ना जो मेरे तृष्णा सा उजाला था, उसके छल ने उसको थका दिया है। बहुत ज्यादा थक चुका है वह आदमी। तो उजाले की इस आंख मिचोली में अंधेरा मानो स्थिर सा हो गया। थोड़ा स्थिर होके इस अंधेरे में जीने की कोशिश करता हूं मैं। मतलब थोड़ा रुक जाता है वो, अब वो ट्राई नहीं करता, एक तो पॉज देता है लाइफ को कि मैं अब मैं रुकता हूँ, और इस अंधेरे को एंजॉय करना चालू करता है। मतलब वो अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लेता है, उन परिस्थितियों में रहने लगता है। अब सोचता हूँ कि उस उजाले को मुकद्दर पे छोड़ देता हूँ। मतलब जो भी अच्छा मेरे साथ होगा ना, भगवान भरोसे छोड़ देता हूँ, किस्मत के ऊपर छोड़ देता हूँ। अब किस्मत का रोल आता है इसमें। तब तक इस अंधेरे में ही जी लेता हूँ। उजाला जब आएगा तब आएगा, तब तक मैं इस अंधेरे में ही खुश हूँ। अगर वो उजाला ना भी मिला, अगर वो उजाला ना भी मिला, तब भी ये गुमान नहीं रहेगा, तब भी ये गुमान नहीं रहेगा, क्योंकि रात बड़ी रंगीन रही मेरी। जो दुख का पीरियड मैंने देखा है ना अपनी लाइफ में, जो भी डाउनफॉल मैंने देखा है ना, उससे मैं खुद अकेले लड़ा हूँ। तो वो चीज़ मेरे लिए एक मेरा मुकम्मल किया है मैंने जीवन में कुछ। अब जो ये रात है ना, जो रात चल रही है, इसके भी बहुत रूप है। इस रात में आदमी के पास होता क्या है, एक आस होती है, एक भरोसा होता है, एक चाह होती है, एक रोक होती है, एक डर होता है, एक वहम होता है, एक असमंजस भी होता है,
और एक चिंता होती है और एक जोर होता है। हर रूप का अपना अंधेरा है, हर रूप का अपना बसेरा है। जहन में बस ये रात रक्त में गुजरती है, और दिल में ना जाने क्यों इतना शोर करती है। मतलब आपने सोच लिया कि मैं इस दुख के साथ रहूंगा, ठीक है, और अगर अच्छा होना होगा तो हो जाएगा। पर वो 24/7 ना हमारे अंदर एक चीज चलती रहती है कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में इतना गलत क्यों हो रहा है। उसको आप दिल से तब भी बाहर नहीं कर सकते। तो अब आदमी आखिरी में कहता है, ना मैं इस पल में, ना इस पल में मैं, ना उस पल में मैं, मतलब ना इस रात में मैं, ना उस उजाले में मैं, बस इस काली रात के सफर में मैं, बस इस काली रात के सफर में मैं, जो ये मेरा टाइम पीरियड चल रहा है ना, मैं इसके सफर में हूँ। ना ये मेरा दुख है, ना कल मेरा सुख होगा। मैं एक मुसाफिर हूँ जो कि एक सफर में चल रहा है। मुझे जितना इसमें आपने एक्सप्लेन किया और समझ में आया, इसका एक अर्थ मैं निकाल सकता हूँ, और वो है कि बहुत सारी चीज़ों को के प्रति आपको लालच या ऐसे अन्य भाव वो नहीं रख के बस आपको अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। ज़िंदगी का जो सफ़र है वो जीना चाहिए। आदमी क्या करता है ना, आदमी वक्त को बदलने की कोशिश करता है। वो वर्तमान में रह के भविष्य को बदलना चाहता है, जबकि उसको ये नहीं पता भूतकाल भी उसका सफर था, वर्तमान भी सफर है, और ये दोनों सफर में तय करेंगे कि आपका भविष्य कैसा होगा। तो आदमी हमेशा वक्त बदलने की कोशिश करता है, ना कि उस सफर को हसीन और उस सफर को अच्छा करने की कोशिश करता है, जो कि उसको उसके भविष्य तक ले जाएगा। अगर हम सफर पे फोकस करें ना, तो भविष्य अपने आप निखर के बाहर आएगा। कविताओं को अक्सर कहानी सुनाने का एक रूप माना जाता है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल सही कथन है कि कविताओं को कहानी का एक रूप माना जाता है। क्यों? कहानियां क्या होती है? कहानियों की उत्पत्ति होती है अनुभवों से, जो कि फिर से जिससे कविता की भी उत्पत्ति होती है। कहानियों से अनुभव आता है, और कभी कभी कहानियों से अनुभव भी आता है, और अनुभव से कहानियां भी आती हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, अनुभव से कहानियां और कहानियों से अनुभव। जैसे कि मैं आपको एक दृश्य अभी बताना चाहता हूँ। तो एक बार क्या होता, मैं ऐसे ही स्थिर बैठा हुआ था, तो मैं क्या देखता कि जमीन पे एक पंख पड़ा हुआ था, और उस पंख की मालकिन यानी कि चिड़िया मस्त ऊपर बैठी हुई थी। तो अब मैं ये देखता हूँ कि क्या वो पंख भी उस चिड़िया से कुछ बोलता होगा। तब मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है कि वो पंख उस चिड़िया से कहता है, तुम्हारे जिस्म से जुड़ा एक भाग हूं मैं, तुम्हारे सौंदर्य को बढ़ाए ऐसा श्रृंगार हूं मैं, तुम्हारा धूप छाव बरसात हर मौसम वाला सारथी हूं मैं, तुम्हारी हर क्रिया को देखने वाला एक किरदार हूं मैं। मतलब जब तक मैं तुम्हारे साथ था, मैंने तुम्हारी हर चीज देखी, तुम्हारा अच्छा देखा, तुम्हारा बुरा देखा, तुमने जब जो किया मैंने तो तब देखा, सब मैंने अपनी आंखों से देखा। वो पंख बोलता है, तुमसे जुड़ के भी बहुत सहमा सा रहता हूँ, तुमसे जुड़ के भी बहुत सहमा सा रहता हूँ। मतलब वो कहता है, जब मैं तुमसे जुड़ा हुआ था ना, तब भी मैं बहुत सहमा सहमा सा रहता था। तुमसे बिछड़ जाने के ख्याल से ओझल सा रहता हूँ। मतलब उसके मन में हमेशा एक डर था कि आज नहीं तो कल मैं इससे अलग हो जाऊंगा, लेकिन तब भी वो उसके साथ रहता था। मतलब वो अपना अस्तित्व त्याग कर उसके साथ था। जुड़ा भी तो तुम्हारे जिस्म से हूं ना, तुम्हारी रूह की सोच से अनजान सा रहता हूँ। मतलब मैं तुम्हारे सिर्फ जिस्म का एक भाग हूँ, तुम अंदर मेरे बारे में सोचती हो कि नहीं, इससे मुझे कोई पता नहीं। शायद सिर्फ मैं एक समय मात्र के लिए तुम्हारे शरीर का एक भाग बना हुआ हूँ, जो कि कल तुमसे दूर हो जाए। बस एक उम्मीद सी लगी रहती है, क्या तुम्हारी रूह के मकान में किसी कमरे में रहता हूं मैं। मतलब वो सोचता है कि एक उसके अंदर भी थॉट्स आते हैं, कहीं ना कहीं काश इसके ख्याल में मेरा भी जिक्र होता हो। लेकिन कल तो अपना ज्ञात है मुझे, तुमसे रिश्ता अस्थाई है मेरा। उसको अपना कल ज्ञात था कि कल वो टूटेगा, नीचे गिरेगा और अलग हो जाएगा।
पर तब भी ये चाहता हूं मैं कि इस बात से मन हो वंचित मेरा, कि मुझे तुमसे बिछड़ जाने का ख्याल से मैं अपने दिमाग में ही ना रहा। तो वो एक पंख ये सब सोचता है चिड़िया के लिए जो उससे बिछड़ जाता है। तो हर कहानी जो भी हम देखते हैं ना, ये कहानियों से हमें अनुभव मिलता है। इससे भी हमें अनुभव मिला कि प्रेम केवल दो इंसानों के बीच नहीं होता, प्रेम हर चीज के बीच में होता है। जिंदगी ऐसी है कि जिसका नजरिया जिंदगी को देखने का रंगीन है, वो इंसान कभी नाखुश हो ही नहीं सकता। और जिस एफर्टलेस अंदाज में आपने ये कविता बताई है, या जो स्टोरी टेलिंग की है आपने इस कविता में, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई पंख के बारे में भी कुछ लिखे, और अ, उसको एक जीते हुए जीते जागते आदमी का एग्जाम्पल दे के उसमें भाव डाल के अगर बोल रहे हो आप, तो मतलब कौन से लेवल पे जाके आप इतना थिंकिंग करते हो, कैसे लिख पाते हो ये सब? मतलब मैंने देखने का नजरिया ही आपका अलग होता है। ये महसूस जो हम करते हैं ना, हम किसी भी चीज को किसी भी चीज से जोड़ सकते हैं। अब प्रेम जैसे होता है, प्रेम दो आदमियों के बीच नहीं होता, दो मनुष्य के बीच नहीं होता, प्रेम हर चीज के आपस में होता है। बस वो रिलेटिविटी आती है ना, आप किस चीज को कैसे रिलेट कर पाएंगे, वो इम्पोर्टेंट होती है। एक चीज मैं मानता हूँ कि चाहे वो प्रेम आदमी के प्रति हो, चाहे आपके आर्ट के प्रति हो, या चाहे आपके आजू बाजू के लोगों के प्रति हो, ये प्रेम तभी संभव होता है जब आप खुद से प्रेम करते हो। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर हम स्वयं से प्रेम नहीं करेंगे ना, तो हम किसी से प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रेम का पहला जो पड़ाव है ना, वो स्वयं से प्रेम करने का है। अगर हमने स्वयं से प्रेम किया ना, तो हम दुनिया में हर वस्तु, हर चीज, हर इंसान से प्रेम कर सकते हैं। ऐसे कुछ लाइफ के आपके पल हैं जो जिन्होंने आपको ये परिवर्तन दिया प्यार और प्रेम के ऊपर, जिन्होंने आपको इसकी सही डिस्क्रिप्शन बताई? ऐसे कुछ है इंसिडेंट्स जो आपके लाइफ में हुए और तब से आपको प्रेम इस शब्द का मीनिंग ही चेंज हो गया आपके लिए, या समझना शुरू हुआ कि क्या होता है प्रेम? प्रेम जो है ना, उसको कभी शब्दों में हम व्यक्त ही नहीं कर सकते। वो एक ऐसी चीज है ना, जो हमेशा परिवर्तन के जरिए आपको समझ आएगी। आज कुछ है, कल कुछ होगा, उसके बाद कुछ होगा। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल होगा वो उसके बाद नहीं होगा। प्रेम हमेशा बदलता रहता है। प्रेम, मैं बोलूंगा, एक मिथ्या है। जो आपके लिए कुछ है, मेरे लिए कुछ है, और किसी के लिए कुछ है। हमारी जो इच्छाएं है ना, उसको हम लोग प्रेम कहते हैं। हम जब भी अपनी इच्छा के अनुसार सोचने लगते हैं ना, जैसे कि मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसके ये गुण अच्छे हैं, उसकी ये बात अच्छी है, तो मैंने अपनी इच्छाओं को प्रेम का नाम दे दिया। और प्रेम के ऊपर भी मैंने कुछ लिखा है, मैं बोलना चाहूँगा। जी, प्रेम के ऊपर कुछ बताइए, अभी तो यूथ को मजा आने लगेगा। तो प्रेम को ना हमेशा सबने मिसअंडरस्टूड किया है। अपनी इच्छाओं, अपनी चाहतों के नाम को प्रेम बोलने लगे। तो आज मैं प्रेम को आपके सामने बोलूंगा। प्रेम खुद यह चीज बोलेगा, दैट प्रेम हूं मैं, तुम्हारे हृदय से निकला भाव हूं मैं। प्रेम कभी दिमाग से नहीं कर सकते आप, आपके हृदय से आएगा। यही दिमाग और दिल का अंतर है। प्रेम हमेशा दिल से आएगा। तुम्हारे हृदय से निकला भाव हूं मैं, तुम्हारा अनियंत्रित सा स्वभाव हूं मैं। अनियंत्रित सा का मतलब, जब भी आदमी प्यार में पड़ता है ना, तो भूल जाता है सुध बुध, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मतलब उसका स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता। अब इसमें दिमाग और दिल के बीच की जंग में ऑब्वियस है कि दिल जीत जाता है, और वो दिल क्या करता है, आपको अनियंत्रित सा स्वभाव भेंट करता है। तो किसी से समय मात्र हो जाऊं, वह व्यवहार नहीं मैं। इनफैचुएशन की बात नहीं करता है प्रेम। किसी से समय मात्र आप कनेक्ट होते हैं, तो वो प्रेम नहीं होता, वह आकर्षण होता है। आकर्षण ऐसा जो कि आपको बॉडीली आकर्षण हो सकता है। आपको सामने वाले की कुछ खूबियां अच्छी लगी हो, तो आपको वो उस मनुष्य के प्रति आकर्षण नहीं होगा, आपको उन खूबियों के प्रति आकर्षण होगा।
तो यही है, किसी से समय मात्र हो जाऊं वह व्यवहार नहीं मैं, अगर तेरी आत्मा तक जो ना पहुंचूं तो अजन्मित हूं मैं। अगर मेरा प्रेम आत्मा तक ना पहुंचे तो वह प्रेम का जन्म ही नहीं हुआ, आप समझिए। प्रेम एक ऐसा भाव है ना जो आदमी की आत्मा अंतर हृदय तक पहुंचेगा। और आगे कुछ इस प्रकार है कि आकर्षण मेरा बहरूप है, तुम उसमें मुझे नहीं पाओगे। प्रेम खुद कहता है कि जो अट्रैक्शन है ना वो मेरा एक बहरूप है। उस अगर तुम उस अट्रैक्शन के पीछे जाते हो ना कि ये मुझे पसंद है या फिर मुझे इससे अट्रैक्शन हो रहा है, तो वो तुम उस राह पे चल के कभी प्रेम को नहीं पा पाओगे। वो टाइम बिंग रहेगा, वो फॉर अ टाइम बीइंग रहेगा, आज नहीं तो कल उसका अंत तय है। क्योंकि आपको उससे ज्यादा अट्रैक्टिव कोई मिल जाएगा, उससे ज्यादा अट्रैक्टिव मिल जाएगा, या फिर आपकी इच्छाएं चेंज हो जाएंगी, या फिर आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और कुछ समय उपरांत तुम स्वयं ये समझ जाओगे, जैसे कि आपने अभी कहा कि जब आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी फॉर अ टाइम बीइंग, तो आपको खुद ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि वो प्रेम तो कभी था ही नहीं। फिर उसी को नाम देते हैं थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो कभी प्रेम था ही नहीं जिसको आप प्रेम समझ रहे थे। वो एक आकर्षण था। जो चीज़ें आपको चाहिए थी वो अभी मिल रही है, और जो चीज़ें अभी आपको, आप रेड फ्लैग्स जो थे उनको आप इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि जो चीज़ें आपको चाहिए थी वो तभी मिल रही थी, लेकिन बाद में वही रेड फ्लैग्स आपको तंग करना शुरू कर देते हैं और फिर वो प्रेम परिवर्तित हो जाता है दिस इज़ नॉट वर्किंग में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इसके आगे कुछ इस प्रकार है कि महसूस मुझे करके क्या तुम शांत रह पाओगे। प्रेम को महसूस करके कभी कोई शांत नहीं रह सकता, उसके व्यवहार में बदलाव आएगा। जैसे कि हम देखते नहीं है, जब भी हमें किसी चीज से प्रेम होता है तो हम उसके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है आदमी के हृदय में। आप सबसे अलग होगे, लेकिन उसके साथ जिससे आप प्रेम करते हो उसके साथ आप अलग व्यवहार करोगे। क्यों? ये परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन कौन लाया है? प्रेम लाया है। रह पाओगे तो तुम सदा के लिए साथ मेरा पा जाओगे। मतलब अगर आप वो सारी फीलिंग्स को महसूस करके प्रेम वाली, तब भी अगर आप अपने जीवन में शांत रह सकते हो ना, उनको प्योर रख सकते हो ना, कोई भी मन में गलत विचार के अलावा, तो सच में आपके जीवन में प्रेम की उत्पत्ति है, उसी के जरिए हो सकती है। पर स्मृति तुम्हें यह रहे कि हृदय तुम्हारा साफ हो। बस तुम्हें इस चीज का याद रखना है कि जब भी जो भी करो ना, दिल से करो। प्रेम हमेशा दिल से करो। हृदय तुम्हारा साफ हो, कोई भी उसके अंदर गंदगी ना हो। जैसे कि आगे लिखा है इसके बारे में कि काम क्रोध छल कपट का ना कोई भाव हो। ना आपको किसी की तरफ सिर्फ बॉडीली अट्रैक्शन हो, ना कि आप किसी से बदला लेना चाहते हो, ना कि आप किसी से छल करना चाहते हो, ना कि आपके मन में कपट के भाव हो। जब अगर आपके मन में ये सारे भाव नहीं है, तब आप प्रेम को पाओगे। बेचैनी मेरा प्रभाव नहीं, इसका तुम्हें ज्ञात हो। प्रेम कभी किसी को बेचैन नहीं करता है कि मुझे वही चाहिए। प्रेम उस सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। वो तुम्हारे हृदय में है, और अगर हृदय को हृदय दूसरे के प्रति प्रेम होता है, तो वो जो प्रेम होगा ना, वो आपके हृदय से आएगा, ना कि दिमाग से आएगा। छल हमेशा दिमाग से होगा, हृदय से कभी छल नहीं होगा। तो यही चीज इसमें बोली है मैंने। और खुद के अहंकार को त्याग कर दूसरे के लिए एहसास हो। मतलब आप खुद के अहंकार को त्याग दें और दूसरे के लिए आप फील करें। कहाँ से फील करें? दिल से फील करें। ये आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि मैं बड़ा हूं या फिर मैं उसके लिए ऐसा क्यों करूं। वो ना हो। आपके मन में एक समानता का भाव होना चाहिए, जिससे कि अगर लाइफ में आगे आपकी चीजें वर्किंग आउट भी नहीं होती हैं, जिसकी मैंने अभी बोला था, तब भी आप थोड़ा एक कदम पीछे जाके चीजों को संभालने की कोशिश करें, ना कि अहंकार में आके चीजों को खराब करें। ये तभी हो सकता है जब फर्स्ट डे से आपके हृदय में प्रेम का वास हो। और आगे, मैं तो तुमसे जन्मा एक भाव हूं। प्रेम कहता है कि मैं तो तुमसे जन्मा एक भाव हूं जो खुद भी अज्ञात है। मतलब मैं तुमसे जन्मा हूं और मैं खुद ये चीज नहीं जानता कि जिसके लिए मैं जन्मा हूं, क्या उसके हृदय में भी यही वास है। ये वन साइडेड लव के लिए, जब हमारे दिल को पता है कि हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हमारे दिल को ये पता है कि हम किसी से प्रेम करते हैं,
पर हमारे दिल को ये नहीं पता कि हम जिससे प्रेम करते हैं क्या उसके हृदय में भी सेम भाव है। पर प्रेम हूं मैं, हावी होने वाला व्यक्तित्व नहीं। मतलब मैं एक प्रेम हूं, किसी के ऊपर हावी हो जाए या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा करके हम उस प्रेम को पा लें, वो मेरा व्यक्तित्व नहीं है। अगर मेरा मिलाप ना भी हुआ तब भी तुम्हारे हृदय में स्थिर हूं मैं। अगर भविष्य में मेरा तुमसे मिलाप नहीं भी हुआ तब भी तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग सेम रहेंगी। मेरे हृदय में जो तुम्हारे लिए प्रेम है ना, जो कल था वो आज रहेगा और हमेशा के लिए मेरे हृदय में कैद होकर रहेगा। ये प्रेम खुद को दर्शाता है। मैं अभी स्पीचलेस हूँ, आपको क्या बोलूँ मैं। आपकी अगर मैं एज पूछ सकूँ तो मेरी 23 आप 2000 बॉर्न हो। या एक 2000 बॉर्न जो मिलेनियल भी नहीं है, जेनजी, और ये डिस्क्रिप्शन प्रेम का, मतलब कैसे ये सोच से क्यों बाकी पूरी जेनजी क्यों वंचित है? क्यों वो सब ये नहीं देख पा रहे जो आप एक जेनजी होके भी देख पा रहे हैं? कभी कभी क्या होता है ना, इंसान के जो इमोशंस होते हैं ना वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। अगर आपको चीज़ों को सही मायने में सोचना है ना, इमोशंस को साइड में रखना हो। आज के टाइम पे लोग करते क्या है, एक इमोशन आया जैसे किसी के अंदर बॉडीली फीलिंग्स है, शारीरिक इमोशंस है, तो वो उन शारीरिक इमोशंस के जरिए वो इमोशन के भाव में आ जाएगा और वहाँ पे उसकी सोच खत्म हो जाएगी। जहाँ सोच खत्म होगी तो वो प्लेजर ढूंढेगा, उसको प्लेजर मिलेगा उन शारीरिक बॉडीली फीलिंग्स से। फिर वो उस प्लेजर को पाके वहीं शांत हो जाए, वो उस चीज़ को सोचेगा ही नहीं। क्या इन सब चीजों में हम प्रेम का असली महत्व भूल रहे हैं? प्रेम का असली महत्व तो कब से ही भूल चुके हैं लोग। जो आजकल चलता है ना, लिव इन रिलेशनशिप्स, जो नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं फॉर अ टाइम बीइंग, ये सब प्रेम का महत्व भूल चुके हैं। ये कितना कभी प्रेम था ही नहीं। कितना जरूरी है प्रेम? प्रेम बहुत ज़रूरी है। प्रेम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम अकेला अच्छा फील करें। जब हम अपने आप को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना उन भावनाओं के साथ, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस चीज़ के काबिल बने। और जब हम उस चीज़ के काबिल बनने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो हम खुद को निखारते हैं और उस निखार पर में हम निखारते हुए हम एक अलग आदमी बन के निकलते एक होता है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव में आज की डेट में मुझे तो लगता नहीं है कि इंसानों से वो हो पाता है। आपका क्या विचार है इस पे? हैं। अनकंडीशनल लव सिर्फ एक जगह देखने को मिलेगा आज के समय में आपको, माँ। माँ। बाकी सारा मिथ्या है। कभी किसी को किसी चीज़ के लिए मना करके देखिए, उसके बर्ताव में जो चेंज आएगा ना, वही आपको समझ आएगा। हर जगह यही है। आप गर्लफ्रेंड ले लो, आप वाइफ ले लो, आप कोई भी रिलेशन ले लो, सब रिलेशंस के पीछे एक बाइंडिंग जो फैक्टर है ना, जो सारी चीज़ों को बांध के रखे, वो फैक्टर है क्या? ज़रूरत है। हर आदमी की एक दूसरे से ज़रूरत है। अगर आप उन ज़रूरतों को हटा के देखिए ना, तो वो रिश्ते टिकेंगे ही नहीं कभी। यही है। ये तो फिर ट्रेड हो गया, ये तो बिजनेस हो गया कि आप हमें कुछ दीजिए उसके बदले में प्रेम मिलेगा। ये तो सारी ट्रेड की चीज़ें हो गई। तो फिर हम इसमें प्रेम कहाँ देख पा रहे हैं? प्रेम की उत्पत्ति होती है ना, आप जैसे किसी से आपने ट्रांजैक्शन किया, किसी से ज़रूरत मेरी थी, तुमसे तुमसे मेरी ज़रूरत थी, दोनों की एक दूसरे से ज़रूरतें पूरी हुई। पर जो ज़रूरतों के बीच में दोनों के साथ हुआ, जो लम्हे वो साथ थे और जो टाइम पीरियड उनके साथ था, हालांकि उनको बनाया ज़रूरतों ने था, लेकिन वो जो टाइम पीरियड था उसमें प्रेम का प्रवास था। यहाँ पे मुझे आपकी वो कश्ती वाली कविता याद आती है, कश्ती वाली। सफर। इन लोगों ने भी वो सफर जिया है। मतलब सबने आप वो सफ़र जिया है, सफ़र सब जीते हैं। अब वो सफ़र में कोई एहसास की बात आती है। अब वो सफ़र में कोई प्रेम का एहसास करता है, कोई मोह का एहसास करता है, कोई अट्रैक्शन का एहसास करता है। बात यहाँ पे एहसास की आती है। ज़रूरतों के साथ एहसास आते हैं,
पर वो एहसास कौन से होते हैं वो मायने रखता है। तो जैसे आपने प्रेम के बारे में तो अभी समझा दिया, प्रेम तो ठीक है, लोगों ने कर लिया प्रेम, लेकिन दिक्कतें तब आती है लोगों को जब वो प्रेम बिखर जाता है, टूट जाता है किसी कारणवश। ऐसी सिचुएशन में डिप्रेशन का शिकार होते हैं लोग, या उस चीज से जल्दी बाहर नहीं निकल सकते। इसके बारे में एक आर्टिस्टिक वे में क्या आपके पास कुछ है? मैं इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ, आदमी किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो प्रेम से हारा हुआ हो, चाहे वो अपनी नौकरी पेशा आदमी हो, या फिर वो किसी भी लाइफ के किसी भी मोड़ पे वो परेशान हो, तो उसकी परेशानी की वजह वो परेशानियां नहीं होती। उसकी परेशानी की वजह वो चीजें होती हैं जो वो दिमाग में बना लेता है स्वयं के लिए, जो कि हालांकि सच नहीं होता, लेकिन उसका दिमाग वो चीजें सच मान के आगे बढ़ने लगता है। ऐसे भविष्य की कल्पना वो जो करता है ना, कि वो सिर्फ उसकी कल्पना मात्र रहता है ऐसा भविष्य। तो इसके ऊपर मैं लिखा था कि वो आदमी का आदमी खुद से कहता है कि एक अनोखे से मोड़ पे आ खड़ा हूं मैं, किससे डरा हूं मैं। एक अनोखे से मोड़ पे आ खड़ा हूं मैं, किससे डरा हूं मैं। जैसे मैंने सोचा था वैसी चीजें नहीं हुई और मैं आज यहाँ पे स्टक हूं। तो अब वो सोचता है कि एक अनोखे से मोड़ पे आ खड़ा हूं, आखिर किससे डरा हूं मैं, इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। जैसे कि आप रिलेशनशिप में देखते हैं डिप्रेशन, मैं इस डिप्रेशन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे डरा रही है, इससे बाहर नहीं जाने दे रही है। तो वो आदमी खुद को जवाब देता है कि क्या डरा हूं मैं। वो खुद से ये चीज पूछता है कि डिप्रेशन वाले फेज में कि क्या डरा हूं मैं, क्या मैं डर चुका हूं। तो उसका ये बोलता है कि चारों दिशाओं में मुकम्मल करने को है बहुत कुछ, फिर क्यों लगता है कि बेचैनी से गिरस्त है कुछ। मतलब आपके पास चारों दिशाएं हैं, आप उस डिप्रेशन से निकल के अपनी लाइफ को एक न्यू चेंज दे सकते हैं। आप लाइफ को बदल सकते हैं, नई चीजें ट्राई कर सकते हैं, गिव अप ना करने के अलावा। बट तब भी आप ये सोचते हैं कि इस सब के बावजूद भी बेचैनी से क्यों गिरस्त हूं मैं, परेशान क्यों हूं मैं, जबकि मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूं इस स्टेज पे भी। तो फिर वो खुद से कहता है कि मन के इस चक्रव्यूह में धसा सा हूं मैं, मन के इस चक्रव्यूह में धसा सा हूं मैं, एक स्वयं की रचाई मनोभावना में स्वयं से वंचित सा हूं। मतलब कि अब वो उस स्टेज पे आ चुका है ना, कि वो थॉट्स लेने लगा है कि इसके बिना मेरी लाइफ है ही नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। वो चीजें जबकि उसके दिमाग ने बनाई होती है, सब हाइपोथिकेशन होता है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं होती है। और फिर वो कहता है कि क्यों सोचता हूं मैं इतना, इस बात पे भी सोचता हूं, इस सोच के बनाए भविष्य से क्या डरता हूं। मतलब जो भी उसने सोचा है कि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं है, या फिर मेरे हिसाब से चीजें नहीं हुई, तो मैं शायद नहीं रह पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। तो वो क्या है, वो एक आपकी सोच ने एक भविष्य बनाया है, और उस भविष्य की कल्पना से आपको डर है। लेकिन कई बार क्या होता है कि डिप्रेशन में भी हो आप, या आपका हाल ही फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, तो आपको एक होप होती है कि कुछ तो हो जाएगा या कुछ संवर जाएगा। होप यानी कि आस। आदमी, वो बहुत ही बोलने वाली बात है कि आदमी को कभी होप नहीं छोड़नी चाहिए, आस नहीं छोड़नी चाहिए। पर आस जैसी कोई चीज ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करती। आदमी जो सोचता है ना, उसको ही हम लोग आस बोलते हैं। जब वो सोचेगा कि सारी चीजें सही हो जाएंगी, तो वो जो सोचने का कथन है ना, सारी चीजें सही हो जाएंगी, वो आस है। तो आस भी, आस के बारे में मैंने कुछ लिखा है। तो आस का कुछ इस प्रकार का काम होता है आदमी के जीवन में कि जब चारों तरफ अंधेरा होगा, मतलब कि जब आदमी डिप्रेशन, या फिर आदमी की लाइफ बिल्कुल स्पॉइल्ड हो चुकी है, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, रोशनी का ना कहीं बसेरा होगा, आत्मबल पर स्थिरता की कठोर बर्फ की चादर होगी। आत्मबल मतलब आदमी के कॉन्फिडेंस, आदमी के कॉन्फिडेंस पर स्थिरता, मतलब वो रुक चुका है अपने जीवन में, कुछ कर नहीं पा रहा है। आत्मबल पर स्थिरता की कठोर बर्फ की चादर होगी, वो लोगों से भरी महफिल भी तब बंजर जमीन में तब्दील होगी। मतलब आप सबके साथ हो तब भी आप अकेले हो, आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो।
ना तुम्हारा साया साथ होगा, ना किसी ने तुम्हें अपनाया होगा। वो नहीं बोलते मुसीबत के टाइम पे साया भी साथ छोड़ देता है। उसी प्रकार से ना तुम्हारा साया साथ होगा, ना किसी ने तुम्हें अपनाया होगा। एक नई अनोखी दुनिया में तुम्हारा आना होगा, तब तुम्हें समझेगा कि जीवन असल में है क्या। जब तक आदमी अपने डाउनफॉल में नहीं जाएगा ना, तब तक उसको समझेगा नहीं जीवन है क्या। जब तक माता पिता पैम्पर करेंगे ना बच्चों को, जब तक वो बड़े होंगे, जब पीछे उनको लगेगा कि कोई ना कोई है, तब तक उनको जीवन का असली स्वाद ही नहीं आएगा। जीवन का असली स्वाद लेना है ना, तो लाइफ में डाउनफॉल आना बहुत जरूरी है। तो अब आस कहती है, तब मैं आस तुम्हें मिलने आऊंगी। मतलब आदमी का एक थॉट है ये। वो थॉट उससे कहता है, तब मैं ये विचार तब तुमसे मिलने आऊंगा जब तुम्हारे जीवन में ये सब चल रहा होगा। मुझे उस कठोर समय में लाना भी तुमको होगा। मैं खुद चल के नहीं आऊंगी, उस थॉट को लाना भी तुमको खुद होगा। मतलब ओवर थिंक भी तुम्हें ही करना है। वो भी तुम्हें ही सोचना है कि लाइफ में सब सही होगा। ये थॉट भी तुम्हें खुद ही लाना होगा, खुद चल के नहीं आएगा वो थॉट। अब तुम सोचोगे तो मेरा काम क्या होगा। जब मैं तुम्हें लेके भी आऊंगा, आस को अपने लेके आऊंगा जहन में, तो आप ये सोचेंगे कि अब आस का काम क्या होगा। तो उस कठिन समय में लड़ने की वजह बनूंगा मैं। वो जो थॉट होगा ना आपका, वो उस पूरे पीरियड में आपको लड़ने की एक वो देगा, प्रेरणा देगा। लड़ने के लिए हमेशा उत्साहित करेगा कि कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूंगा आगे चल के भी। तुम्हारे आत्मबल पे लगे उस मौन को तोड़ने का शब्द बनूंगी मैं। तुम्हारे आत्मबल पे जो मौन आ चुका है ना, उस मौन को तोड़ने वाला शब्द मैं बनूंगी। वो थॉट बनेगा वो। मतलब इस एज में अगर आप ऐसा लिख पा रहे हो तो कई आने वाले सालों तक पता नहीं आप क्या कर दोगे। मेरा आपसे एक और प्रश्न था कि ये सारी कविताएं जो आपने लिखी है, तो इन सब की प्रेरणा या इंस्पिरेशन आप कहाँ से लेते हो? किसी को आप, किसी बड़े कवि को आप इंस्पिरेशन मानते हो या कैसे? कुछ बताएंगे इसके बारे मेरा में? इंस्पिरेशन में किस सिर्फ एक ही है, जो कि समय है। क्या बात है। समय मेरा इंस्पिरेशन है। जब मेरा समय बहुत अच्छा चलेगा ना, तब भी मैं ये सोच के खुश नहीं बैठूंगा मेरा समय अच्छा है। तब भी मैं उस अच्छे समय के उन लम्हों को उठाऊंगा। उन लम्हों को उठाऊंगा जिन लम्हों में एहसास होंगे, और उन एहसास को एक कागज पे उतारने का ट्राई करूंगा, ताकि जब आगे मेरा समय बदले, तब मुझे समझे कि वो अच्छे पल भी तो थे ना मेरे पास। और जब मैं बुरे समय में आऊंगा, तो उस बुरे समय को भी कागज पे उतारूंगा, ताकि जब दोबारा मेरी लाइफ में अच्छा समय आए ना, तो उस अच्छे समय का मुझे गुमान ना हो, क्योंकि मैं निकल के कहाँ से आया हूँ वो मुझे पता हो। आसान भाषा में कह सकते हैं कि आपके अस्तित्व की पहचान आपको होनी चाहिए। आपके अस्तित्व की पहचान। जब आप बड़े हो जाए तो उन चीज़ों को ना भूले जिन चीज़ों में आपने स्ट्रगल किया है। आदमी बड़ा कभी होता ही नहीं है। आदमी छोटा होता है, बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, समय के हिसाब से। मतलब ये उतार चढ़ाव लाइफ के उतार चलते ही चढ़ाव रहते रहते हैं। हैं। उम्र से बड़ा बोल सकते हो आप, लेकिन उसकी सोचने की क्षमता से, जैसे कि आज वो बहुत अच्छा सोच रहा है, कल वो बहुत गंदा सोच सकता है, उसके बाद बहुत अच्छा सोच सकता है। कितने बड़े बड़े लोगों को गलत काम करते हुए देखा है। तो सोच का जो स्तर है ना, वो ऊपर जाएगा, वो नीचे जाएगा, वो छोटा बड़ा पूरे जीवन होगा। तो जब वो ऊपर जाए तो वो भी प्रेरणा है, जब वो नीचे आए तो वो भी प्रेरणा है। अब मुद्दा ये है कि उस प्रेरणा में से आपको लेना क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें से आप अच्छा ले सकते हो, उसमें से आप बुरा ले सकते हो, या आप दोनों ले सकते हो। क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है, इसमें जस्टिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा होता है कि जिस सिचुएशन में हम हैं, उस सिचुएशन में अगर हम बुरी चीज़ भी करते हैं तो उस सिचुएशन के हिसाब से हमें लगती है कि वो चीज़ अच्छी है, और वाइस वर्सा भी होता है। अच्छा बुरा आदमी के हिसाब से होता है, जो वह सोचता है। जैसे कि मैंने सोचा एक एक क्रिया जो कि मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन हो सकता है वो सामने वाले को अच्छी ना लगती। वो मेरे हिसाब से अच्छी है। अब वो मेरे हिसाब से अच्छी कैसी हुई कि कल के दिन अगर उस क्रिया के ऊपर कोई सवाल उठता है,
तो मैं बोल सकूं कि उस समय मेरी सोच उसी क्रिया के लिए सही थी और आज भी मेरी सोच सही है, तो वो सही होगा। और अगर उस समय आपने सही किया और आज आपको लग रहा है कि आपने गलत किया था, तो उस समय भी आप सही गलत कुछ नहीं होता, सही गलत सबके हिसाब से अलग अलग होता है। मेरे हिसाब से ये सही, दूसरे के हिसाब से ये सही, तीसरे के हिसाब से ये सही। पर अगर मैं अपने सही को बचा सकूं, अगर मैं अपने सही को सही साबित कर सकूं अपने लिए, ना कि दूसरों के लिए, तो वो मेरे लिए सही है। अगर मैं अपने किए गए गलत को खुद के लिए गलत बोल सकूं, ना कि दूसरों के लिए, तो वो गलत सही है। जस्टिफिकेशन सिर्फ इंसान को स्वयं को देना है कि सही था तो क्यों था, गलत था तो क्यों था। अगर तुम्हारा सही भी गलत था तो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मैंने उस टाइम पे गलत किया था। अगर तुम्हारा गलत भी सही था तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ मैंने उस टाइम पे सही किया था। एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सही गलत का जन्म एक्सेप्टेंस से है। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते चीज़ों को, और उन चीज़ों को छुपाने के लिए हम किसी गलत चीज़ का आसरा ले लेते हैं। बिल्कुल, ये जब होता है ना, जब हमारे अंदर डर होता है, हम ये सोचते हैं ना कि अगर मैंने ये सही चीज, मतलब इस गलत चीज को सही बोला, तो फिर मेरे लिए गलत हो सकता है ये चीज। तो वो जो एक मन का डर है ना, जो मन ने खुद के लिए बनाया है, एक हेलुसिनेशन वाली दुनिया जिसमें हम लोग सिर्फ अपना अच्छा बुरा सोचते हैं, तो वो जो अच्छा बुरा होता है ना, वो हमारे विचारों से कनेक्ट होता है, उसी के हिसाब से हमारे आंसर चेंज होते हैं। चार लोगों के बारे में हम सोचते बहुत है कि वही चार वो लोग। चार लोग क्या सोचेंगे। इसके ऊपर मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे पढ़ा था, वो ऐसा है कि लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, है ना। तो लोगों का कुछ ऐसा नहीं होता। इतनी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी दुनिया में एक छोटा सा प्राणी क्या करता है, क्या सोचता है, घंटा लोगों को फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है, आप जैसे क्रिएट करना चाहते हैं वैसे क्रिएट करो। किसी के ऊपर निर्भर होके, किसी की सोच के हिसाब से चल के आप सिर्फ अपना अस्तित्व त्याग देंगे। और बिना अस्तित्व का आदमी कुछ नहीं कर सकता। अपने अस्तित्व को साथ में लेके चलना है, भले ही उसमें दुनिया छूटे पर अस्तित्व ना छूटे। क्या आजकल की पीढ़ी ये समझ पाती है? आजकल दो तरीके होते हैं समझने के। जो जो लोग होते हैं, आजकल मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ, या मैं उनको बुरा तो नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन उनकी वो सोशल मीडिया की जो इमेज उन्होंने बनाई होती है, उन उन चीज़ों में उसको वो पोर्ट्रे करने में वो खुद का अस्तित्व भूल जाते हैं। वही इन लाइक, फॉलो या इन सारे चक्करों में वो अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। तो इन सारे लोगों के लिए क्या कह सकते हैं आप? उनको इसमें गाइडेंस दे सकते हैं कुछ इसमें इसके बारे में? सबसे बड़ी हानि होती है आदमी की सोच की। जैसे कि मैं गया, मैंने यूट्यूब पे एक चैनल खोला, उस चैनल पे इंस्पिरेशनल वीडियो था, मैंने देखा वो वीडियो। अब उस वीडियो में सिर्फ एक दिशा में बात की गई थी, मतलब एक डायरेक्शन में बात की गई थी। अब उस डायरेक्शन को उठा के मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया। अब मैं भी उसी विचारधारा से सोचने लगता हूँ। तो इसमें मेरी विचारधारा कहाँ से आई? विचारधारा का हनन किसका हुआ? मेरा विचारधारा का हनन हुआ। मैं इसके अलावा भी और नई चीजें सोच सकता था। जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन वो किसी हाई प्रोफाइल आदमी ने बोला है तो चीजें ऐसी ही होंगी, तो मैंने वो धारणा ले ली, वो चीजें ले ली। अब ये चीजें मैं करता रहूंगा, ये मेरी धारणा बन जाएगी। तो आदमी को कभी पता ही नहीं चलेगा। एट द इंस्टेंस उसने जो धारणा बनाई थी वो उसकी कभी थी ही नहीं। किसी वो और को कॉपी करने के वो चक्कर कभी में उसके खुद का अस्तित्व भूल गए। वो कभी उसके एक्सपीरियंसेस से आई नहीं थी, वो किसी और के एक्सपीरियंस थे। आप किसी और के एक्सपीरियंस से निकाली हुई धारणाओं को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, जब सबके जीवन में घटना अलग घटित होती है। आपके साथ कुछ और हुआ होगा, मेरे साथ कुछ और हुआ होगा। उसको आपने किसी नज़रिए से देखा होगा, मैंने किसी नज़रिए से देखा होगा। हो सकता है ना। और फिर मैं आपके नज़रिए से देखी गई घटना से जो धारणा आपने बनाई है, उस धारणा को अपनी घटना में कैसे लागू करूं? हर उससे एक, मेरा अस्तित्व तो गया ना। क्योंकि हर एक पर्सन एक इंडिविजुअल है, हर एक पर्सन अलग है, यूनिक है। तो हमने अगर खुद के अंदर भी झांक के देखा तो बहुत सारे ऐसे यूनिक क्वालिटीज हम खुद डिस्कवर कर सकेंगे। वही है, आदमी अलग है, आदमी के साथ होने वाली घटनाएं अलग हैं। आदमी घटनाओं से सीखेगा क्या, वो भी अलग है। और उसके बाद आदमी निकल के कैसा आएगा, वो भी आदमी अलग आएगा। तो ये प्रिडिक्शन कभी कोई कर ही नहीं सकता।
लेकिन जो ये चीज़ होती है ना कि आप गए, आपने इन्फ्लुएंसर्स का वीडियो देखा, आपको किसी ने 4 बातें बोली, वो बातों को आप धारणा बना के आगे चलते हैं। फिर लाइफ टाइम आप सोचते हैं मेरे साथ चीज़ें अच्छी क्यों नहीं हुई? बिकॉज़ आप जो आप थ्योरी है ना वो गलत यहाँ पे इम्प्लाई कर रहे हैं। आप गलत हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। जो चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं थी, आप उनको ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि किसी और का अस्तित्व आप कब तक लगा के चल सकते हो खुद से? वही। कभी ना कभी आपका जो अस्तित्व है वो पोर्ट्रे होगा, क्योंकि सारी चीजें उन लोगों की तो आप सीख नहीं सकते। सारी चीज़ें नहीं सीख सकते क्योंकि वो सारी चीज़ें उनकी घटना के हिसाब से अलग-अलग हुई है। आपकी घटना अलग है, आपको ज़रूरत अलग है। हर आदमी की ज़रूरत अलग होती है। मैं 2 रोटी खाता हूँ, सामने वाला 1 रोटी खाता है। अब उसको देख के मैं 1 रोटी थोड़ी खा सकता हूँ कि 1 रोटी शरीर के लिए अच्छी है। मेरा शरीर बड़ा था, मुझे 2 रोटी लगेगी। उसी हिसाब से ये विचारधारा का सीन होता है। उसकी विचारधारा सीमित थी, मेरी विचारधारा बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि मेरी सोच बड़ी है। और अगर मैं उसकी सीमित विचारधारा के साथ आगे बढ़ा, तो मैं अपनी विचारधारा को कत्ल कर दूंगा। ये तो सारी बातचीत हो गई आज के भारत की। हम्म, आज का भारत और पहले का भारत, हम्म। क्या डिफरेंस लगता है आपको? जी, भारत के ऊपर भी मैंने कुछ लिखा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चिड़िया थी आज़ाद हुई, सन 1947 की बात हुई। मतलब 1947 के पहले भारत में अंग्रेजी शासन था। तो उस पिंजरे को वो तोड़ चुकी जिसमें उसकी आज़ादी छिनी। मतलब जब अंग्रेजी शासन था तो भारत अंग्रेज़ों के अंदर था। तो जब 1947 में आज़ादी मिली तो भारत ने उस पिंजरे को तोड़ा जिस पिंजरे के अंदर उसकी स्वतंत्रता कैद थी। स्वतंत्रता जिससे कि भारत एक तरीके से बंधा हुआ था, जिसमें कि वह खुद के स्वयं के निर्णय नहीं ले सकता था और उनके ऊपर जो भी अत्याचार किए गए थे अंग्रेजों द्वारा। तो अब चिड़िया ने है उड़ने का संकल्प किया। अब जब आजादी हुई तो आजादी के बाद सबसे पहला सवाल आता है अब क्या? जब हमने आजादी का तो विजन देखा था, लेकिन आजादी के बाद क्या करना है? अब चिड़िया ने है उड़ने का संकल्प किया उस बाजों से भरे आसमां से भी। बाजों से भरा आसमां मतलब प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम के भी 2 प्रकार थे। एक बाहरी प्रॉब्लम थी, एक अंतर की प्रॉब्लम थी। बाहरी प्रॉब्लम मतलब जैसे कि हम देखेंगे ना कि भारत का स्टैंड क्या होगा उस टाइम पे। इतने बड़े बड़े देश जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बूम पे था, जहाँ पे सारी उपलब्धियां थी, बड़े बड़े हथियार बना लिए थे, उन बड़े बड़े देशों के सामने भारत का अस्तित्व कैसा होगा? तो अब भारत ने ठानी कि वह उस बाजों से भरे आसमां में गई। बाजों के भी थे रूप विशेष। अब जो बाज थे, उन बाजों के भी रूप विशेष थे। यहाँ पे अंदर की प्रॉब्लम्स बाहर आएंगी। कोई धर्म का बाज था, कोई जात का बाज था, कोई भूख का बाज था तो कोई प्यास का बाज था। तो जब अंदर की तरफ भारत ने देखा कि बाहरी प्रॉब्लम्स को सुलझाने से पहले भारत के अंदर इतनी दिक्कतें थी, जात पात तब भी चला आ रहा था, इसी के लिए रिजर्वेशन सिस्टम लाना पड़ा। उसके बाद गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा था, गरीबी को कैसे हटाया जाएगा? तो इन सारे मुद्दों के साथ भारत आगे बढ़ा। जब चिड़िया थी लड़ रही तब बारिश को भी सबर नहीं। मतलब जब भारत ऑलरेडी लड़ रहा था, ये सारी चीजें फेस कर रहा था, तब ऐसा नहीं था कि भारत को सिर्फ इन्हीं चीजों को फेस करना था, और भी इसके साथ चीजें बढ़ती जा रही थी। क्योंकि तरक्की और जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा था, उसके साथ साथ आ रही थी प्रॉब्लम्स। अब भारत को उन प्रॉब्लम्स जो कि ऑलरेडी थी उनसे भी लड़ना था, और जो नई आ रही थी उनको भी समेट के उनसे भी लड़ना था। तो 2 दिशाओं में भारत को चलना था। इस बारिश के हालात में उसने अपनी गति स्थिर करी। तो भारत उस पीरियड में 1960 के पीरियड से थोड़ा सा रुका, क्योंकि जब भी हम एकदम से उतरते हैं ना चीज़ों को, तो इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं ना कि हम भापने लगते हैं चीज़ों को कि ये क्या वो क्या। तो हम एक स्थिरता लाते हैं कि थोड़ा रुको, समझो, फिर आगे बढ़ो। तो यही चीज़ भारत ने की। अब बारिश थी ये ज़रूरतों की, जिसमें भ्रष्टाचार के ओले थे। मतलब एक तरफ एक गरीब है जिसको रोटी नहीं मिल रही, एक तरफ एक ऐसा वर्ग है जो बिना खाए सोता है, एक तरफ एक ऐसा वर्ग है जो भ्रष्टाचार करता है। अब 2 वर्गों का जन्म हो गया, एक भ्रष्टाचार वाला वर्ग और दूसरा ऐसा वर्ग जिसको अपने कल का नहीं पता।
तो आप उन दोनों वर्गों को कैसे, एक को कैसे उठाएंगे और एक को कम कैसे करेंगे? मुद्दा फिर से आया। और फिर उसके इन हौसलों से बादल के दिल घबराए थे, फिर ना बारिश का ना बाजों का किसी का ना था प्रकोप कहीं। भारत ने सोचा हम करप्शन भी खत्म करेंगे, हम लोगों को ऊपर भी उठा के लेके, विजन था, एक विजन था। जब प्रॉब्लम्स आई तो एक विजन था। बस इस भ्रष्टाचार की बारिश से चिड़िया ने पंख भिगोए थे। लेकिन भ्रष्टाचार ऐसी दीमक थी ना, जो कि भारत के इस संकल्प के बाद भी खत्म नहीं हुआ। आज भी हम देखते हैं ना दफ्तरों में, सर कहीं भी चले जाओ, नीचे के स्तर से लेके ऊपर के स्तर तक एक चीज आपको समान मिलेगी, भ्रष्टाचार। आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर से लेके बड़े बड़े अफसर तक जाइए, सब जगह आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। और ये एक ऐसा दीमक है जो उस समय भी था, इस समय भी है, और खोखला करता जा रहा है। उन बाजों से लड़के उसने जीते थे मुकाम कई, पर उनकी छाया से वो ना हो पाई वंचित कभी। मतलब हम लोगों ने इतना आगे बढ़ चुके हैं, हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें हटाई हैं, हम लोग सबको सेम लेवल पे लेके आए हैं, हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हटाई, जो जात, हम लोगों ने जात पात सारी चीज़ें हमने हटाई हैं आज के समय में। पर तब भी क्या मुसीबतें, प्रॉब्लम्स कम हुई? नहीं हुई। प्रॉब्लम्स कभी कम नहीं हुई, बस रूप बदल दिया है प्रॉब्लम्स ने। जो चीज़ें कल थी वो आज भयानक रूप में धारण कर ली गई है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं आदमी और औरत की समानता का। हमारा मोटिव, हमारा असली विषय क्या था? कि आदमी, औरत को आदमी के समान लेके आए, ना कि औरत को आदमी के ऊपर लेके जाए। समानता जरूरी थी, हम चाहते कि आदमी और औरत हमेशा समान रहे। लेकिन अब हम क्या देखते हैं? औरतों का विजन है कि वो आदमी से ऊपर जाए। अगर फिर से वह ऊपर जाती हैं और आदमी फिर से नीचे, तो कभी समानता आ ही नहीं पाएगी। अगर हमें समानता लानी है तो हमें समानता आदमी के लिए औरत के प्रति लानी होगी, और औरत के अंदर आदमी के लिए लानी होगी, तभी समानता संभव है। जैसे कि पहले होते थे, पहले इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी भारत की इस फील्ड में। लेकिन आज के टाइम पे देखो, हजारों प्रॉब्लम्स उभर के आ रही है। तो प्रॉब्लम्स बड़ी हैं, प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई, बस हमारा नज़रिया हम बदल दिए हैं। हम नज़रिया वही रखते हैं, हमारा नज़रिया समस्याओं को देखने का वही है, पर समस्या बदल चुकी है, तो हमें नज़रिया भी बदलना होगा। तो लेकिन आज भी ये चिड़िया आसमान में उड़े जा रही है, परिंदों में कहीं आगे बढ़े जा रही है। हम आज भी एक्सेप्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में अगर कोई खराब चीज़ें होती हैं, और हम कंटिन्यूअसली उनसे फाइट कर रहे हैं, और बारिश और बाजों से भी लड़े जा रही है, आसमान को अपना किए जा रही है। तो हम कंटिन्यूअसली उन बारिश और उन बाजों से लड़ते जा रहे हैं। पर कुछ बाज मेरी नज़र से ऐसी भी है ना, कुछ समस्याएं ऐसी भी है ना, जो हमें दिखाई नहीं देती, पर वो है। जिसे हम लोग आदमी के मेंटल उत्पीड़न की बात करते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। मेंटल, आदमी का मनोस्थिति कैसी है, उस समस्या के बारे में कोई बात ही नहीं करता, जबकि वह सबसे बड़ी समस्या है। उस समस्या के बारे में खुद आदमी भी बात नहीं करता। खुद आदमी भी बात नहीं करता, क्योंकि वह बात करे तो करे किससे? मुद्दा यही आता है, जब भी आपके मन में कोई विचार आएगा तो आप सबसे पहले यही सोचेंगे कि इस विचार को मैं बोलूं किससे, समझेगा कौन? जब वह चीज कोई समझेगा ही नहीं तो आप बोलोगे भी नहीं। या फिर उसके मन में ये चीज़ होती है कि मुझे सबसे स्ट्रांग बनना है, अगर मैं ही वीक दिख गया तो मेरे ऊपर लोग कैसे रिलाई कर लोग पाएंगे। कैसे रिलाई कर पाएंगे, परंतु वह उस स्ट्रांग बनने की इच्छा में ना खुद को वीक कर देता है। आदमी को लगता है ना कि जो वो सोचता है, उसकी मनोस्थिति, जो भी चीज़ें उसके साथ चल रही है, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या आएगा? आपके रिजल्ट्स में आएगा, आप जो भी काम करोगे उसमें निकल के आएगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? आप तब वीक नहीं दिखना चाहते थे, आप तब स्ट्रांग दिखना चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली आपके कामों के ऊपर उसका असर आया, आप अब यहाँ पे आपका काम गलत दिखा, अब आप वीक दिखे। समस्या का रिजल्ट सेम ही है, रिजल्ट दोनों तरीके से सेम है, बट आप अगर बता के उसको तभी खत्म करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बट कोई बता नहीं। शायद ये उस वजह से होगा क्योंकि हमने अपने आप को ऐसे प्रोग्राम कर लिया है बचपन से कि हमें इन सब चीज़ों के साथ जीना पड़ता है, और हमने इन सब चीज़ों के साथ जीना सीख लिया है। क्या ये उसके ऊपर का आंसर हमने हो सकता है? इन सब चीज़ों के साथ जीना सीख लिया है, यह वाक्य कभी हो ही नहीं सकता। हमने जीना सीख लिया है। जब लाइफ ही अनप्रिडिक्टेबल है तो आदमी जीना कैसे सीख सकता है? जब आपका भविष्य काल, जो भविष्य में होगा, आपको वो ही नहीं पता है, तो आप कैसे कह सकते हो मैंने जीना सीख लिया?
आपने जो भूत में जिया था वो आपको भविष्य काल था। आप सोचते हो कि आपने खुद जिया है, नहीं, कुछ प्लान नहीं होता। ये बात सही बोली आपने। आपने जो भूत में जिया है वो आज आप, वो तब आपका भविष्य काल था। तो आपने कभी जिया ही नहीं है कुछ। ये मैं ऐसे जीता हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ, आप कभी कैसे नहीं रहते। आपकी चीजें चेंज होती है समय के हिसाब से। कल भविष्य में अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आपको अचानक कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाए, तो क्या आपका जीने का ढंग नहीं बदलेगा? बदलेगा। जरूर बदलेगा। जीने का ढंग कोई तय करके नहीं आता कभी, जिंदगी जीने का ढंग सिखाती है। ये वाक्य होना चाहिए इसकी जगह। जिंदगी के हिसाब से इंसान जीना सीखता है, सिचुएशंस के हिसाब से। क्या लगता है आपको कि इन समस्याओं का हल कैसे मिल सकता है? जो आदमी लोग हैं वो इन सब चीज़ों से बाहर कैसे आ सकते हैं, या इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? एक्सेप्ट तो फिलहाल करते ही है हम, लेकिन वो बस हमें पता होता है कि हमारे साथ क्या चल रहा है। लेकिन कितना ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में बात करना? आदमी की मनोस्थिति के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना, कि आदमी कैसे सोच रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी को पता नहीं होता। वो ज़रूरतों के बोझ में इतना दब जाता है ना, कि वो खुद को नहीं बता पाता, खुद को खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि उसकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है। वो बस काम करता रहता है, करता रहता है, ये वो ये वो ये वो, खुद के बारे में सोच ही नहीं पाता कभी। और सोचे भी तो कैसे सोचे, उसका खुद का क्या होगा। आदमी का खुद का डेफिनेशन ये होता है कि जब आदमी बात करता है कि खुद, खुद मतलब आदमी के लिए परिवार, उसके परिवार वाले, उसके फ्रेंड्स, उसके उससे प्यार करने वाले, इन सब लोगों को वो आदमी का डेफिनेशन है, खुद का डेफिनेशन है ये सब लोग। अब यही समस्या आती है जब खुद के डेफिनेशन में इतने लोग आ गए, और हमें पता है कि सबको खुश रख पाना मुश्किल है आज के टाइम पे। हो ही नहीं सकता कि आप सबको खुश रख पाए। तो अगर आप सबको खुश नहीं रख लेकिन पाएंगे, तो आप खुद को खुश नहीं रख पाएंगे। लेकिन बन जाते हैं, हर एक आदमी बन जाता है सुपरमैन। आदमी सुपरमैन तो बन जाता है, ये आपने बहुत सही बोला कि आदमी सुपरमैन बन जाता है, सबकी ख्वाहिशें पूरी कर देता है। पर सुपरमैन के जीवन में भी तो कुछ ऐसी चीजें होती है ना, कि वो जो बताना चाहता हो किसी को। क्योंकि जैसे, सुपरमैन का भी एक सत्य है हाँ, आप जो उसे खुद को ही पता है कि वो सुपरमैन है। हाँ, सुपरमैन का भी यही सत्य है कि वह खुद को जानता है वो सुपरमैन है। लेकिन सुपरमैन जैसे हम देखते थे ना शो, कि सुपरमैन सबकी हेल्प करता है, सबकी हेल्प करता है। लेकिन उस सुपरमैन की भी तो लाइफ होती थी ना उस शो में। लेकिन ये जो रियल लाइफ का शो है, इसमें सुपरमैन की लाइफ का है। बिल्कुल। वहां तो लाइफ थी ना सुपरमैन की, यहाँ पे सुपरमैन की लाइफ का है। वो सुपरमैन को प्रेज मिलता था, हजारों लोग प्रेज करते थे। इस सुपरमैन को कौन प्रेज करता है? अभी हम अपने एपिसोड के अंत तक आ चुके हैं, तो जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ कविता आप भेंट करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने एक कविता लिखी थी। जबकि मेरा मेरा होता क्या है ना सीन, कि मैं न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली रीड करता हूँ। तो कभी कभी न्यूज़पेपर रीड करने के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो मेरा नुकसान होता है कभी कभी। कभी कभी मैं खुद को उन चीज़ों से इतना रिलेट कर लेता हूँ ना, कि मैं उनको लिए जो भाव होते हैं ना, दुख के भाव इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, कि मैं उन पर लिखना चालू कर देता हूँ। तो उसी समय पे जब हमें एक सिचुएशन मैं देता हूँ आपको, कि जब पत्थरबाजी टाइप सीन होते हैं ना, कि कानपुर हुआ था और ये अपना जम्मू कश्मीर, यहाँ पे कुछ वो चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे थे। तो उस समय पे मैंने कुछ लिखा था कि तुम पत्थर ना उठा लेना जब भी मन निराश हो और आक्रोश का वास हो। मतलब जब भी आप निराश हो, आपके हिसाब से चीज नहीं हुई, गवर्नमेंट किसी ने कोई आपके हिसाब से काम नहीं किया, और गुस्सा आ रही हो आपको, तुम संयम और धैर्य पर चित्त को अपने बांध लेना। तुम संयम और धैर्य पर अपने चित्त को बांध लेना, मतलब उस टाइम पे संयम रखो और धैर्य रखो। और पर आत्मबल को त्याग कर तुम पत्थर ना उठा लेना। पर आत्मबल को त्याग कर तुम पत्थर ना उठा लेना। विरोध करना भी पड़े तो उसका भी एक लिहाज हो। मतलब अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, तो उसका भी एक तरीका हो। शब्दों के वान से तुम अपने पक्ष को उतार देना। मतलब अपनी बोल के, व्यक्त करके, कोर्ट जाके, इतने सारे प्रोसीजरल है हमारे पास,
अब वहां जाके अपने शब्दों को बोलें, अपनी बात को रखें। षड्यंत्र के चक्रव्यूह में आके तुम पत्थर ना उठा लेना, जो हम लोग देखते हैं ना आज के टाइम पे, धर्म के नाम पे चलता है, आपस में दंगा भड़काएंगे, इलेक्शन के टाइम पे मेनली होता है। तो तुम उस सारी चीजों को ध्यान रखना कि उस षड्यंत्र के चक्रव्यूह में आके तुम पत्थर ना उठा लेना। धर्म का सवाल हो या जात पर विवाद हो, क्या धर्म की बात हो या जात की बात हो, संविधान के ज्ञान से तुम अपने हक का मांग लेना, संविधान की मदद से तुम अपने हक का मांग लेना, पर इस राष्ट्र के विरोध में तुम पत्थर ना उठा लेना। राष्ट्र सर्वोपरि है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कथन था, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी पर देश रहना चाहिए। तो ये देश कैसे रहेगा? हमसे ही रहेगा ये देश। रोजगार का पिशाच हो या अपनों का अभाव हो, शस्त्र के त्याग से तुम महानता का परिचय देना। कभी शस्त्र मत उठाना। आज के टाइम पे कलम हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है। तत्कालीन काल के आवेश में आकर तुम पत्थर ना उठा लेना। आज की सिचुएशंस में बहकावे में, किसी के भी बहकावे आकर तुम कभी पत्थर मत उठा लेना। तुम अपने शब्दों से प्रहार करना। ये थी मेरी बात। इतनी सारी चीज़ें एक एपिसोड में, मेरे लिए खुद को प्रोसेस करने में बहुत टाइम जाएगा। मैं खुद अभी 3-4 बार कम से कम तो ये एपिसोड देखने वाला हूँ। जितना अपने पर्सपेक्टिव के बारे में बात की है, एक ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में कि ऐसा भी सोचा जा सकता है, इतनी सारी चीज़ें आपने बताई है। आई एम श्योर कि हमारी जो जनरेशन है, आपकी जो जनरेशन है, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ आपसे वैसे, तो हमारी जो जनरेशन है तो वो भी ये सारी चीज़ों को अमल में लाए और ऐसी थिंकिंग के पीछे जाए, ना कि जो सोशल मीडिया ड्राइव कर रहा है। सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हमारा भविष्य हमें किस ओर लेके जाना है। तो ये था हमारे पॉडकास्ट का एंड। ऑन दिस नोट, कैसे लगा आपको फर्स्ट पॉडकास्ट? काफी अच्छा लगा। काफी सारी बातें जो कि मैं कहना चाहता था कह पाया, वरना हमेशा ये शब्द कहीं लिखे ही रह जाते। लेकिन आज ये शब्द पूरी दुनिया के सामने अमर हो चुके हैं। वही। तो इस नोट पे कंक्लूड करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए, और नेक्स्ट टाइम हम आपको और भी कविताओं के साथ देखना चाहेंगे ज़रूर शो पे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप शो पे आए और हमारे शो की शोभा बढ़ाई। थैंक यू सो मच।